जय बद्री विशाल। जैसे कि हमने देखा कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं, जिसमें बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ बहुमत हासिल करा है, जिसके लिए हम सब शिव सैनिक, आप सबको, समस्त कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जैसे कि हमने देखा कि शिवसेना यूबीटी और शिवसेना शिंदे के बीच भी इस चुनाव में टक्कर देखने को मिला, जिसमें शिंदे जी ने बहुमत हासिल करा। परंतु मेरे दृष्टिकोण के हिसाब से जब 2022 में शिंदे जी ने पार्टी को तोड़कर पार्टी का नाम और सिंबल को अपने साथ जोड़कर अपने कुछ 40 एमएलएस के साथ पार्टी शिवसेना यू उद्धव साहब के साथ छोड़ा था, उस टाइम उद्धव साहब को एक बहुत बड़ा जख्म लगा था। क्योंकि अगर हम देखा जाए, किसी भी पार्टी का एक रूल्स एंड रेगुलेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोटोकॉल होता है, जिसमें हमें, अगर हम किसी पार्टी से जुड़े हैं, चाहे हम ही क्यों ना हो, अगर हम किसी पार्टी से जुड़े हैं तो अगर हमारी विचारधाराएं नहीं मिल रही हैं तो हम इस्तीफा दे सकते हैं, जो उस टाइम एक नाथ शिंदे जी को भी करना चाहिए था। उन्हें शिवसेना से इस्तीफा देना चाहिए था और अपने 40 एमएलए के साथ एक नई पार्टी का गठन करना चाहिए था। और इस आगामी जो चुनाव हुआ, उसमें अगर वो प्रचंड बहुमत के साथ जीतते तो वो उनकी अपनी एक विचारधारा की जीत होती, जिसको पूरा महाराष्ट्र समर्थन देता। परंतु बाला साहब की पार्टी को तोड़ना, ये उनकी लेगेसी को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई, जिसमें हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे जी बहुत आहत हुए, उनकी फैमिली को बहुत आहत हुए। कभी भी हो, किसी की पार्टी को तोड़ा नहीं चाहता। शिवसेना सदैव एक रही है और आगे भी एक रही है, एक रहेगी। हमें अपने उच्च न्यायालय पे, सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है कि वो चुनाव आयोग के इस फैसले को गलत ठहराएंगे। जब 2022 में शिवसेना स्प्लिट हुई थी भाई एकनाथ शिंदे जी, तो उस टाइम चुनाव आयोग को ये घोषित करना चाहिए था कि शिवसेना, एकनाथ शिंदे जी ने जब पार्टी छोड़ी तो वो अपनी एक पार्टी बनाएं और उसको बहुमत हासिल कराएं, भले उपचुनाव उन सीटों पे क्यों ना कराना होता। परंतु उस टाइम चुनाव आयोग से एक बहुत बड़ी भूल हो गई, उन्होंने शिवसेना को बांट दी और एकनाथ शिंदे जी को शिवसेना का नाम और सिंबल दे दिया, जो कि जिसके असली हकदार उद्धव साहब हैं, आदित्य ठाकरे जी हैं, बाला साहब ठाकरे जी के जो वंशज हैं। शिवसेना एक व्यक्तिगत पार्टी थी जो कठोर संघर्ष, सत्य के मार्ग पे कई कठिनाई परिस्थितियों को झेल के बनी थी। एक शिव सैनिक चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, एक कर्मठ होकर अपना कर्म करता है। परंतु आज के राजनीति में शिवसेना को तोड़ा गया, जो एक बहुत बड़ी भूल थी। इसे मैं एक षड्यंत्र मानता हूँ। कभी भी हो, किसी की पार्टी को तोड़ा नहीं जाता। ऐसे अगर हम माना जाए तो एक नाथ शिंदे से भी ज़्यादा क्लोज राज ठाकरे जी बाला साहब से जुड़े हुए थे, परंतु उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं करा। राज ठाकरे जी ने अपनी एक नई सेना बनाई, जिसका नाम उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रखा। और आज अगर वो बहुमत के साथ जीतते तो ये उनकी अपनी एक विजय होती, अपनी एक विचारधारा की विजय होती। परंतु उन्होंने कभी ऐसा कर्म नहीं करा। और मेरे हिसाब से कभी कभी जब राजनीति में ऊपर उथल पुथल हो जाता है, तो उस टाइम एक डिसीजन लेना हमारे लिए, हमारे कर्म में एक डिसीजन सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। और जब हम डिसीजन लेते हैं तो उसी का प्रभाव हमें आगे जाके झेलना पड़ता है, जो हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने झेला। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि बाला साहब कहते थे कि वो कभी किसी के साथ नहीं जाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो।
शिवसेना कभी किसी के अलायंस में काम नहीं करेगी, क्योंकि शिवसेना अपने वजूद से बनी है, अपने कर्मठ से बनी है, धर्म के मार्ग पे चल के बनी है। गर्व से कहो हिंदू के मार्ग पे चल के बनी है, हिंदू की संरक्षा करी है शिवसेना ने। उस दौरान बहुत कठोर का समय होता था। आज का राजनीतिक दृष्टिकोण कुछ और है। उस टाइम जो कष्ट एक कार्यकर्ताओं को भोगना पड़ता था, आज वो कष्ट किसी कार्यकर्ताओं को नहीं भोगना पड़ता है। इसीलिए मेरे दृष्टिकोण के हिसाब से चुनाव आयोग ने 2022 में जो फैसला लिया वो बहुत गलत फैसला था, और मुझे अपने न्यायालय पे, अपने सुप्रीम कोर्ट पे पूर्ण विश्वास है कि वो शिवसेना दुख को दो शिवसेना में नहीं होने देंगे। शिवसेना सदैव एक रहेगी, और उसे 2014 तक बाला साहब ने कंटिन्यू रखा, और उनके जाने के बाद जब वो स्वर्गवास हो गए तो उनके वंशज माननीय उद्धव ठाकरे जी ने उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया, और निरंतर ये यूं ही चलता रहेगा। हम एक निष्ठावान शिव सैनिक हैं। हम इस्तीफा दे सकते हैं, बट किसी की पार्टी को, उसके नाम को, उसको, उसके सिंबल को चोरी नहीं कर सकते। जो ये मेरे दृष्टिकोण के हिसाब से बहुत गलत था, जिसका खामियाजा आगामी चुनाव में भोगना पड़ेगा। शिवसेना सदैव एक रही है, जो बाला साहब के दृष्टिकोण पे चली है, उनके विचारधारा पे चली है। वो सदैव कहते थे कि उनके शिव सैनिक 80% सिर्फ समाज सेवा करेंगे और 20% राजनीति करेंगे। बट आज के दृष्टिकोण के हिसाब से सत्य के मोह में शिवसेना को तोड़ा गया, उसको बांटा गया, और इसमें कर्म कम और राजनीति ज़्यादा दिखी। हमारा सिर्फ एक शिव सैनिकों का हमेशा एक दृष्टिकोण रहा है, जो समाज के प्रति रहा है, समाज सेवा के प्रति रहा है। हमने कभी सत्य का मोह नहीं करा। आज सत्य के मोह में शिवसेना अलग हो गई, और मेरे दृष्टिकोण के हिसाब से जितने भी मैंने अभी तक राजनीतिक विश्लेषण करा है, शिवसेना सदैव एक की थी, और अब वो उद्धव बाला साहब ठाकरे की रहेगी। आगे जाके महाराष्ट्र इसका जवाब जरूर देगा। एक कर्मठ शिव सैनिक कभी किसी की पार्टी को तोड़ता नहीं। आज मैं भी अमित चंडिमरी शिवसेना जिला प्रमुख चमोली, अगर कल के दिन में मेरी विचारधाराएं हमारे नेताओं के साथ नहीं बनती है तो मैं उनको इस्तीफा दूंगा। जो एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोटोकॉल होता है, हम इस्तीफा देके अपनी एक नई पार्टी गठित कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, बहुमत हासिल कर सकते हैं, अपने क्षेत्र के जनता का प्यार हासिल कर सकते हैं, परंतु किसी की पार्टी को तोड़ नहीं सकते हैं। ये जो 2022 में हुआ ये बहुत गलत हुआ। और आज जब क्षेत्र में जब मैं जनसंपर्क अभियान कर रहा था तो कई लोगों ने मुझे पूछा कि आप इंडिया अलायंस से हो, तो मैं एक ये स्पष्ट क्लियर कर दूं, मैं किसी अलायंस से नहीं हूं। जिला चमोली में, चलो उत्तराखंड राज्य तो बहुत बड़ा है, एक जिला प्रमुख चमोली होने के नाते मैं ये स्पष्ट करता हूं कि हम निष्पक्ष रहेंगे। हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, और ना ही हमारा कोई अलायंस है यहाँ पे उत्तराखंड में। हम निष्पक्ष रह के अपना कर्म करेंगे, हम निष्पक्ष रह के जनताओं के बीच में जाएंगे, हम निष्पक्ष रह के अपनी जो विचारधारा है, जो क्षेत्र के प्रति जो हम अपना कर्म करना चाहते हैं, जो मुद्दों के प्रति हम अपना कर्म करना चाहते हैं, उसको पूर्ण करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि केदारनाथ के उपचुनाव में बीजेपी को बहुमत हासिल हुई। हमने देखा वहाँ पे विरासत की सियासत को देखने को मिला, और बीजेपी को वहाँ पे भी हार्दिक शुभकामनाएं कि आशा नौटियाल जी बहुमत के साथ वहाँ पे सरकार बनाएगी। बाबा केदार का आशीर्वाद बना रहे, और आगे जाके सिर्फ जीत का जश्न नहीं, कर्म का जश्न मनाना है कि हाँ, हमने अपने केदारनाथ विधानसभा को इतना आगे ले गए। हाँ, जब अगर हम बद्रीनाथ विधानसभा की बात करें, जब मेरा क्षेत्र आगे बढ़ेगा, जब मेरे लोगों को सारी सुविधाएं मिलेंगी, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे जल की सुविधा हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो, चाहे
जैसे कि हमने देखा कि कुछ समय पहले माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी ने ये घोषणा करी कि 4 बेस हॉस्पिटल बनाए जाएंगे जिला चमोली में। तो मेरा मानना है कि ज्योतिर्मठ में भी एक बेस हॉस्पिटल बने सरकारी, जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। ये मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए ये प्रस्ताव रख रहा हूँ। एक बेस हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें बड़े से बड़े सर्जन, नर्सेज, स्टाफ सारा इंक्लूडेड होना चाहिए। एक फुल फैसिलिटी जो मॉडर्न हॉस्पिटल होते हैं वो बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में, मेरे इस बद्रीनाथ विधानसभा में स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए लोगों को बाहर की ओर जाना पड़ता है, देहरादून की ओर जाना पड़ता है, श्रीनगर की ओर जाना पड़ता है, जहाँ ले जाते कभी कभी बहुत बड़ा हादसा भी हो जाता है। तो मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि अगर आपने सोचा है कि 4 बेस हॉस्पिटल बनाए जाएं, तो उसमें ज्योतिर्मठ में भी एक बेस हॉस्पिटल हो, क्योंकि बद्रीनाथ विधानसभा के दृष्टिकोण के और राजनीतिक विश्लेषण के अनुसार ज्योतिर्मठ एक बहुत बड़ी भूमिका रखता है। ये बद्री विशाल की भूमि है, और इस भूमि में यहाँ के क्षेत्रपाल जो बद्री विशाल हैं वही इसका संचालन और नियंत्रित करते हैं। हम तो एक नस्वान हैं, हमारा इस जीवन में कोई अस्तित्व नहीं है, बस हम प्रभु के दिखाए मार्ग पे चल रहे हैं। हमें कर्म करना है, क्षेत्र के लिए कर्म करना है, अपने धर्म के लिए लड़ना है। अभी अभी हमने कुछ समय पहले देखा कि हमारे ज़िला में जो बाहर से आए व्यक्ति हैं, चाहे वो गैर मुसलमान हो, चाहे गैर कोई भी हो, रोहिंग्यास हो, चाहे कोई भी बाहर के व्यक्ति हो, और वो आके हमारे क्षेत्र में ऐसे छेड़छाड़ जैसी हरकतें कर रहा है। जगह जगह अधर्म का प्रचार हो रहा है, जो मेरे ज़िले के दृष्टिकोण के हिसाब से होना नहीं चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि क्षेत्र में आए हुए जितने भी बाहरी व्यक्ति हैं सबका सत्यापन हो, और जो यहाँ के अस्तित्व में नहीं हैं उन्हें यहाँ से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि ये बद्री विशाल की भूमि है, बाबा केदार की भूमि है। इसको जैसे पहले था वैसी रहने दिया जाए। ये शांत स्वभाव भूमि है, यहाँ प्यार से लोग रहते हैं, प्रेम से लोग साथ में मिल बांट के खाते हैं। गढ़वाली हमारी मातृभाषा भी थी। हम सबको मिलकर ये संस्कृति और धर्म ते बचोण वल ने बड़ी मुश्किल वे जाल। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी बात भी याद धोन पड़े। उन्होंने बोल छे कि अगर हम नियंत्रित नहीं के तो वक्त पर ही एक प्रभाव हम झेलन पड़ल। और यही विचार बाला साहब दगेड़ भी धर छे वाजपेयी जी कि हम मिल के अपन संस्कृति अपन धर्म ते बचों। हम अपन जीवन में हम ये की चीज़ सीख कि धर्मो रक्षति रक्षता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए मैं समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूँ और अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देता हूँ कि शिवसेना को उत्तराखंड में गलत दृष्टिकोण से न देखा जाए। शिवसेना सदैव एक रही है और एक रहेगी। हिंदू जब भी बात हिंदू पे होगी, जब भी बात धर्म पे होगी, हम सदैव एक रहेंगे। हम किसी राजनीति करने के लिए इस क्षेत्र में नहीं आए हैं। हम सिर्फ अपने कर्म नीति के लिए, जो लोक नीति के लिए जो हमने सोचा है उसको पूर्ण करेंगे। राजनीति हटकर रहेगी। राजनीति का अर्थ, राजनीति भी किसी सिद्धांतों पे चलती है, जो समानता पे चलती है, स्वतंत्रता पे चलती है, देश राष्ट्र पे चलती है, देश प्रेम पे चलती है, विचारधाराओं पे चलती है, धर्म निरपेक्षता पे चलती है। और इन सब विचारधाराओं को हमको एक समान रख के, एक निष्ठा के साथ आगे बढ़ना है, अपने देश को आगे बढ़ना ले जाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आज भी लगे हुए हैं इस देश को आगे ले जाने में। मैं बहुत खुश हूँ उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में
जो भी कर्म करे हैं, उन्होंने जो भी नीतियाँ लाई हैं, मैं उनके सारी नीतियों से प्रसन्न हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि जितनी भी नीतियाँ आपने लाई हैं, क्या वो क्षेत्र में प्रभाव डाल रही हैं? कुछ समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति योजना का शुभारंभ करा था, जिसका उद्देश्य ये था कि अगर युवा मिलके अगर देश को आगे ले जाना चाहे, अपने स्किल अपने आइडियाज़ पे देश को आगे ले जाना चाहे, तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। मैं भी चाहता हूँ कि जब मैं ये किसान का जो ये B2B रिफ़ॉर्म जिसके लिए मैंने तैयारी की है, ये B2B रिफ़ॉर्म मैं क्षेत्र की जनता के सामने रखूँगा, तो मुझे भी इस गति शक्ति योजना का लाभ मिले, क्योंकि ये क्षेत्र हित के लिए, किसान के लिए, हमारे उत्तराखंड के कृषि स्वरोजगार को बचाने के लिए मैं इस नीतियों को आगे रखूँगा। 50 से 70 साल हो गए, परंतु किसान के कर्म के चक्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हमें अपना दृष्टिकोण कर्म पे डालना होगा। कभी कभी हम देखते हैं कि अगर जैसे हम बचपन में साइकिल चलाते थे और उसकी चेन टूट जाती थी, तो साइकिल आगे कैसे चलेगी? वैसी कृषि की भी चेन टूटी हुई है, उसे भी मॉडिफिकेशन चाहिए। आज के टाइम में सब टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, हमें भी चलना है, हमें भी एडवांटेज टेक्नोलॉजी का एडवांटेज का यूज़ करना है। B2B रिफॉर्म जो मैं बहुत जल्द रखने जाऊंगा पूरी क्षेत्र की जनता के सामने, एक प्रस्ताव के स्वरूप में विधानसभा में रखूंगा, जिस पे विचार विमर्श होगा, चर्चा होगा, किसान को आगे ले जाने के लिए एक होंगे, सबको एकत्रित करूंगा और तब जाके विधानसभा में उसको प्रस्ताव का स्वरूप देके आगे की ओर ले जाऊंगा। कृषि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय में से एक है। हम ज्योतिर्मठ के जितने भी वासी हैं, बद्रीनाथ जी के पूजा करते करते हमें कृषि का भी पालन करना है। कृषि हमारा स्वरोजगार से जुड़ा हुआ है और हम नहीं चाहते ये स्वरोजगार धीरे धीरे विलुप्त होता जाए। एक अच्छा B2B रिफॉर्म ला के इसको मॉडिफाई करा जाए, अपडेट किया जाए, सिस्टम को अपडेट किया जाए और हरित क्रांति को दोबारा लाया जाए। नई सोच से, नए दौर से फिर से खिलेगा किसान जब बढ़ेगा किसान। अब जैसे कि ज्योतिर्मठ में आपदा एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। मेरे दृष्टिकोण के हिसाब से ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये हम कर्म मनुष्यों द्वारा किया गया कर्म का फल जो पूरा क्षेत्र झेल रहा है, वो एक कष्टदायक है। NTPC बाईपास जो निर्माण है, उसी के कारण मैं ये मानता हूँ कि मठ की आधी भूमि क्षतिग्रस्त हो गई। जब ये बाईपास का निर्माण हो रहा था तो इसको रोका जाना चाहिए था, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर हम किसी के जड़ पे वार करेंगे तो पूरा पेड़ गिरेगा। और यही ज्योतिर्मठ ने झेला। हिलंग से होते हुए जो बाईपास का निर्माण NTPC कर रही थी, और जो रात दिन ब्लास्टिंग की वजह से जो निर्माण कार्य उसमें चल रहा था, उसका प्रभाव आज क्षेत्र को झेलना पड़ा, जिसका कष्ट अभी भी हम भोग रहे हैं। बहुत से परिवारों को अपनी भूमि, अपना घर छोड़ना पड़ा। इतने सालों से ज्योतिर्मठ, पुरातन से जोशीमठ विख्यात है और कभी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई। सदैव बद्री विशाल ने इस भूमि को में शांति प्रदान करा। परंतु हम मनुष्य आज कुछ टेक्नोलॉजी के लिए जल जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट रहे हैं। हमारे जीवन में हमने देखा कि एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था
जिसको चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट नाम दिया गया। और इस मूवमेंट को चलाने वाले स्वर्गीय श्री गौरा देवी जी, जो देवी समान है, उन्होंने इस मूवमेंट को आगे ले गई। चिपको मूवमेंट का एक ही उद्देश्य था कि ये पेड़ पौधे, ये वन, ये सब हमारे वन देवता हैं, इसे मत काटिए। और उस आंदोलन का जो प्रभाव हमने देखा, आज हम जो शुद्ध वायु, जो शुद्ध वातावरण, जो पूरा मठ देख रहा है, वो सब गौरा देवी के आशीर्वाद से है। इसीलिए अपने आधुनिक हित के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ न करिए। हम बद्री विशाल की भूमि में हैं, बाबा केदार की भूमि में हैं, उनके शरण में रह के अपना कर्म करिए। हमें कोई बाईपास की ज़रूरत नहीं है, कोई हाईवे की ज़रूरत नहीं है। हम तो एक कर्मठ लोग हैं, पैदल भी चल पड़ेंगे, परंतु एनटीपीसी बाईपास योजना को रोकना होगा, अन्यथा पूरा मठ गंगा जी में समा जाएगा। हमें भगवान के संकेतों को समझना चाहिए और जल्द से जल्द हम सब शिव सैनिक मठ के मिल के एसडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें ये स्पष्ट किया जाएगा कि बाईपास निर्माण का जो कार्य है, इसको रोका जाए। और मेरा ये मानना है, इससे हमारे व्यापारिक दृष्टिकोण के अनुसार हमारे क्षेत्र पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो व्यापार सभा से भी मैं मिलूँगा, व्यापार सभा अध्यक्ष जी से मिलूँगा और इस चर्चा में विषय में उनसे विचार विमर्श करूँगा। उनको पूछूँगा कि इससे हमारे व्यापक हित पे प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से इस कार्य को रोकना बहुत ज़रूरी है। और आगे जनसंपर्क के दौरान मैं समस्त उन परिवारों से भी मिलूँगा जो इस आपदा के चपेट में आए हैं, और उनसे मिलके सरकार द्वारा जो भी सहयोग प्रदान हुआ, उनका स्पेशल ब्यूरो ऑन ग्राउंड उनसे लूँगा कि सरकार ने इनकी कितनी सहायता करी उस आपदा में। उन परिवारों की कोई भूल नहीं थी, वो तो सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे पुरातन से, परंतु सरकार की एक योजना ने सब क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसका दुख आज भी ज्योतिर्मठ झेल रहा है। अतः अंततः मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हम मनुष्य से अगर भूल हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें और हमें सतमार्ग का ज्ञान दें। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही हम शिव सैनिकों का एक ही उद्देश्य रहता है। हमें किसी सत्ता का मोह नहीं है, हमें सिर्फ अपने लोकतंत्र के लिए काम करना है, लोक नीति के लिए काम करना है। और जब क्षेत्र की जनता ये आवाज़ उठाएगी कि अब हम शिवसेना को चुनते हैं, उसी दिन हम अपना चुनावी विश्लेषण आप सब क्षेत्रवासियों के सामने स्पष्ट करेंगे। बोले बद्री विशाल भगवान की जय, जय बाबा केदार की जय, भारत माता की जय, हिंदू हृदय स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे की जय। हर हर महादेव।